चलिए भाई, तो हमने जो कल का पॉइंट हमारा कंप्लीट किया कि जो नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया कंडीशन वारंटी, उसमें बेसिकली सबसे पहले हमने आ, ये स्टार्टिंग लिया कि भाई पहले तो ये पता कर लें कि कंडीशन वारंटी होता क्या है। तो हमने कल कहा कंडीशन क्या, जिसके टूटने पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, और वारंटी क्या, जिसके ब्रीच होने पर सिर्फ मिलेगा डैमेजेस क्लेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें थी, ये हमने बेसिकली पढ़ी। फिर हमने कभी कभी कहा कि कंडीशन वारंटी बन जाएगा लेकिन वारंटी कंडीशन नहीं बनेगा, तो ये एक बेसिक बात हो गई। लेकिन हम वहाँ पे एक लाइन पढ़ के आए थे, एक कंडीशन चाहो तो एक्सप्रेस हो सकती है, चाहे तो इम्प्लाइड हो सकती है। ठीक है, अब एक्सप्रेस कंडीशन तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दोगे, वो आप 10 लगाओ, 50 लगाओ, 100 लगाओ, आपकी इच्छा। ठीक है, लेकिन इम्प्लाइड यानी कि अपने आप मिलने वाली, बायर और सेलर को कभी ये वाली कंडीशन और वारंटीज जो है चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि ये कंडीशन मुझे दी जाए या ना दी जाए, ये अपने आप मिलेगी। ठीक है, तो ये जब अपने आप मिलेगी तो कैसे मिलेगी, और लॉ कौन कौन सी ऐसी कंडीशन और वारंटी है जिनको अपने आप देता है, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन पहली आ रही है, यहाँ पे हम वर्ड ले रहे हैं इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी। इसका मतलब अब हम पढ़ने क्या वाले हैं, एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस तो तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिखो। हम पढ़ रहे हैं इम्प्लाइड यानी कि जो अपने आप लॉ से मिलेंगी। और ये वाली जितनी कंडीशन अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी कैसे काम करती है। एस्टेब्लिशन और टर्म इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है, हमने पहले ही पढ़ लिया। एक्सप्रेस टर्म्स तो दोज विच हैव बीन एक्सप्रेसली एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, जो पार्टीज ने एक दूसरे के साथ लिख ली है बैठ के, हो गई एक्सप्रेस। ठीक है, बट इम्प्लाइड टर्म वो है विच हैव बीन एंटर्ड इन द सेल ऑफ गुड एक्ट, लेकिन इम्प्लाइड टर्म वो है जो कि सेल ऑफ गुड एक्ट ने लिख के दी है। इसका मतलब कोई बायर और कोई सेलर डिनाई नहीं कर सकता इन चीजों से। सेल ऑफ गुड एक्ट ने लिख के दिया है कि जब जब इंडिया में एक सेल होगी ये इंप्लाइड कंडीशन तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, और ये 14 to 17 सेक्शन के अंदर हमने इसमें मेंशन किए हैं। लिस्ट द कंडीशन एंड वारंटी विच आर इंप्लाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये तभी खत्म हो सकती हैं जब सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जो कि डिफरेंट इंटेंशन शो कर रहा हो, यानी कि आपने लिखकर अगर कोई इंप्लाइड कंडीशन वारंटी खत्म करी तो खत्म होगी, क्योंकि फिर आप खुद ही नहीं चाहते। मतलब लॉ ने आपसे कहा जी हम आपको ये अधिकार देते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, कोई नई बात नहीं है, और आप कह रहे हो नहीं नहीं जी मुझे तो ये अधिकार चाहिए ही नहीं, खत्म करो इसको, तो तुमने ही तो छोड़ा। क्या हम वहां भी पढ़ के आए वेवर, हमने पढ़ा आप खुद ही अपना राइट छोड़ रहे हो तो फिर दोबारा थोड़ी मिलेगा भाई सब। ठीक है, आप अगर खुद अपनी कंडीशन को वारंटी मान रहे हो तो दोबारा कंडीशन थोड़ी बनेगी। तो यहां पे भी हम ये पढ़ रहे हैं कि आप तब तक जब तक लॉ में डिफरेंट इंटेंशन ना हो तब तक क्या नहीं होगा, ये इंप्लाइड कंडीशन मिलेंगी ही मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इंप्लाइड कंडीशंस लेते हैं जो इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट हमको देता है। पहली इंप्लाइड कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल। यहाँ पे मेन वर्ड पकड़ के चलना, कंडीशन किसको मिलके आ रही है, टाइटल को लेके। और पहले से 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्लियर कर दूं। जब हम टाइटल वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे लॉ में, तो मैंने आपको पहले ही बताया ओनरशिप। टाइटल आया नहीं कि आपका दिमाग जाना चाहिए ओनरशिप पे। ठीक है, तो इसका मतलब अब की बार जो हमें कंडीशन मिल रही है इंप्लाइड कंडीशन, वो मिल रही है इस बात को लेकर के कि ओनरशिप से रिलेटेड कोई बात है जिसको आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको एक एग्जांपल वाइज लेके पहले समझा देता हूं, फिर हम इस पे लेंगे। मान लीजिए जब हम किसी सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये ए जो है एज अ बायर किसी बी के पास गया जो कि सेलर है किसी पर्टिकुलर गुड्स का। आप अपने आप को भी रख के देख सकते हो, यहाँ पे हम किसी की भी दुकान पे जाते हैं, हम बायर हैं वो सेलर है। अब भैया अगर इस बी की दुकान पे कोई गुड्स रखे हैं तो आप क्या मानोगे, ये गुड्स इसी के हैं। क्या मुझे उससे पूछने की जरूरत है, हे भाई साहब बताइए क्या ये गुड्स जो आपके दुकान पे रखे हैं इस पे आपकी ओनरशिप है। हम ऐसा नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम क्यों पूछें, जब जिसकी चीज जहां पे रखी है मैं तो मानूंगा कि उसकी है। तो एज अ बायर मैंने इसको 100 रुपीज का पेमेंट किया और इससे ये गुड्स ले लिए, तो मैं को ये लिखवाने की जरूरत कहां है कि मैंने तुझसे लिए हैं, इसका मतलब तू ओनर था और तूने मुझे ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है। अरे भाई होने को तो ऐसा भी हो सकता था कि बी की दुकान पे रखे हुए गुड्स बी के नहीं किसी सी के हो। ठीक है,
और बी की दुकान पे रखे हुए गुड्स चोरी के हों, ये भी तो हो सकता है। एग्जाम्पल में अगर मैं कहता हूं बी के घर पे एक बाइक खड़ी है जिसको आप 3 साल से देख रहे हो, वो इस बाइक को बेच रहा है, तो ए ने जाके कहा भाई मुझे बेच दे, तो आप क्या मान के ले रहे हो कि बाइक किसी की है, लेकिन हो सकता है ना वो 3 साल पहले बाइक चुरा के लाया हो। ठीक है, ये आपको पता नहीं है, लेकिन क्या ये बात लिखवाऊं क्या कॉन्ट्रैक्ट में? जब मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं बाइक खरीदने बेचने का, तो ये क्या लिखवाने वाली बात है कि सेलर भाई साहब लिख के दो कि आप इसी के ओनर हो? अरे ये तो क्या है, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब हर सेलर के साथ ये चीज जुड़ी हुई है कि जब मैं उस सेलर के यहां जाता हूं तो वो चीज उसी की होनी चाहिए। मान लो कल को, अब क्या होता है, एग्जाम्पल इसको आगे बढ़ाते हैं, इस बी ने बाइक बेच दी आपको और आप बाइक लेके चले गए क्या मान के कि बाइक इसकी है, ठीक है। लेकिन जब आपने बाइक चलाना शुरू किया तो थर्ड डे आप बाइक चला रहे थे, पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया, उन्हें कहा भाई किधर, उन्हें कहा सर बाइक खरीदी है, बाइक चला रहा हूं, उन्हें कहा ये बाइक चोरी की है। तो मतलब पुलिस वालों ने जा पकड़ा ए को, तो कौन प्रॉब्लम में, कौन फंसा? ए। तो ये कह रहा है अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, मेरा फ्रेंड है बी, मैंने तो उससे बाइक खरीदी है, ठीक है। तो अब बताइए, कल को बी को भी पकड़ा जाएगा, लेकिन केस तो ए पे भी चलेगा, बाइक तो चला रहा था चोरी की, ठीक है। तो ए को अपने आप को साबित करके इस केस से निकलना है, किसकी गलती की वजह से? सिर्फ बी की, ठीक है। तो क्या ये ए इस बी पे कंडीशन तोड़ने का केस कर सकता है, डैमेज क्लेम भी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी? किस बात का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल? के भैया कितनी बड़ी कंडीशन तोड़ दी तुमने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट की कि वो टाइटल तुम्हारे पास था ही नहीं, तो मुझे तो मेरे पैसे वापस दो। पहली कंडीशन तोड़ दी तुमने इंडिया में सेल ऑफ गुड एक्ट की, कि जब भी, सेल ऑफ गुड एक्ट क्या कह रहा है, जब भी कोई सेलर कोई चीज सेल करेगा तो उसके पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, ये अपने आप एक टर्म है। अगर तुमने ये तोड़ा तो वो बंदा कल को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट रख रहा है, ठीक है। तो वो ना सिर्फ डैमेज क्लेम करेगा अपना कोर्ट में केस का, बल्कि ये भी कहेगा सर मेरे को मेरे पूरे पैसे वापस दिलवाइए, इसके बाइक ये जाने, इसके ऊपर केस चलाओ आप, मेरे को तो मेरे पैसे दिलवाओ। तो क्योंकि आपने कंडीशन एस टू टाइटल तोड़ा। पहली बात समझ में आती है? जब जब इंडिया में टाइटल से रिलेटेड कंडीशन टूटेगी, बायर केस करके अपने पैसे वापस लेकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा लेगा, भले लिख के दिया हो। बी कोर्ट में कह रहा है अरे सर मैंने कब इसको लिख के दिया था कि मेरी ओनरशिप है, ये तो हमारे बीच में बात ही नहीं हुई। कोर्ट कहेगा ये बात करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो मैं बोलता हूं, सेल ऑफ गुड एक्ट बोलता है कि आपको ये चीज मिलेगी ही मिलेगी। अब इसकी लाइन पढ़िए एक बार, पहली लाइन में देखो आंसर आ रहा है, जब मैं जाता हूं उसके पास तो मैं क्या मानता हूं, ही हैज अ राइट टू सेल द गुड्स, उसे गुड्स सेल करने का राइट है। लेकिन अगर मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया है, चलो भाई उसने मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल भी किया है, तो भी मैं क्या मानता हूं, जिस दिन सेल होगी उस दिन इसके पास राइट आ जाएगा। चलो भाई मैंने मारुति की कार बुक करी, अभी शोरूम वाले के पास नहीं है, लेकिन ये जब मंगवाएगा, तब इसने मंगवा लिया, इसका मतलब इसके पास राइट आ गया है, इसीलिए बेच दे रहा है मुझे। तो एग्रीमेंट टू सेल में मैं मानता हूं कि राइट आएगा, और सेल में आज राइट है, ये मैं मान के चलता हूं, ठीक है। तो he will have the right to sell the goods at the time when the property is to pass, जब प्रॉपर्टी पास होगी उस टाइम पे इसके बाद राइट आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेलर का टाइटल टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड आ रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम डिफेक्टिव टाइटल। और ये वर्ड कभी भी आपके पास सेल ऑफ गुड एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, पार्टनरशिप में कभी भी वर्ड आएगा, डिफेक्टिव टाइटल का मतलब आपका उस पे जो ओनरशिप थी ना वो अच्छी नहीं थी, डिफेक्टिव थी। तो डिफेक्टिव थी तो मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल चोरी की थी। आप डिफेक्टिव टाइटल आते ही एक बेस्ट एग्जांपल अपने दिमाग में ला सकते हो, यार ये चोरी वाली बात हो रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि आपके पास ओनरशिप नहीं, प्रॉपर्टी का कब्जा है, ओनरशिप तो आज भी उसी की है जिस ट्रू ओनर से आप ये चुरा के लाए थे, ठीक है। So if the seller's title turn out to be defective, the buyer is entitled to reject the goods, आ गया हमारा वर्ड, अब मैं गुड्स रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरी कंडीशन टूट गई है, और क्लेम द रिफंड ऑफ द प्राइस प्लस डैमेज। डैमेज तो मैं मांगूंगा ही मांगूंगा, लेकिन मेरा प्राइस भी मैं रिफंड में मांग लूंगा, ठीक है। पढ़िए एक बार एग्जांपल, 3 महीने के बाद वो चोरी की निकली, ठीक है।
इट वॉज कंपील्ड टू रिटर्न द ट्रू ओनर, तो ट्रू ओनर को तो तुम्हें देनी पड़ेगी, तो तुम अपना पैसा किससे मांग लो, इससे बी से मांग लो, ये आपको रिकवर करवाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये तो हुई हमारी पहली कंडीशन। इसी के बाद इसी का एक और एग्जांपल आ रहा है, एक एग्जांपल और पढ़ लीजिए। इसमें क्या चोरी और क्या गलत हुआ बताइए, या इसमें क्या डिफेक्टिव टाइटल है, टाइटल की कहां ब्रीच हो रही है कंडीशन। क्या कह रहा है, ए ने मी को मिल्क बेचा है, पैक्ड मिल्क, जिसपे उसने नेस्ले वर्ड लिखा है, जो कि कॉपी है नेस्ले की। नेस्ले के जैसा पैकेट बनाकर आपने उसके जैसा दिखता हुआ एक नाम देकर मार्केट में कॉपीड चीजें निकाल दी। तो बताइए, मैं तो मान रहा हूं कि मैं नेस्ले का प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, जबकि ये तो कॉपीड है, इट मींस टाइटल इज डिफेक्टिव। ठीक है, तो मैं मेन नेस्ले से तो मैं माल खरीद ही नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे में मुझे मेरा प्राइस रिटर्न करने का राइट मिलना चाहिए। ठीक है, तो मेरी इंप्लाइड कंडीशन टूट गई, ब्रीच हो गया, क्योंकि आपने यहां पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क कर दिया। इन्फ्रिंजमेंट मतलब छेड़छाड़ करना कॉपीराइट और ट्रेडमार्क से। नेस्ले कंपनी का मार्क नेस्ले का कॉपीराइटेड और ट्रेडमार्क्ड है, आप उसका यूज करते हुए अगर पाए गए हो तो आप इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो, उसमें छेड़छाड़ कर रहे हो, उसमें दखल दे रहे हो, और ये ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है, इंप्लाइड कंडीशन है ना, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। देखो इसको थोड़ा सा एग्जांपल वाइज समझना, इसमें मेन वर्ड देखो, मेन वर्ड पकड़ना, टाइटल, अब आ रहा है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। कभी कभी इंडिया में क्या होता है, कुछ चीजें होती ऐसी हैं जिनको आप चीज दिखा के नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन दिखा के बेचते हो, डिस्क्राइब करके। मतलब मैं आपको चीज दिखाऊंगा ना तो बात समझ में नहीं आएगी, आपको मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा, ये जो ए है वो गया बी के पास कार खरीदने। अब भैया कार ऐसा प्रोडक्ट है जिसको दिखा के नहीं, डिस्क्राइब करके बेचा जाता है। ठीक है, अब पॉइंट समझना, ए जो है ना यहां जाके बैठा, और ये जो बी है इसको सारी एक कार जब आप देख लेते हो ऊपर से, तो आप पूछते हो जी इसके स्पेसिफिकेशन बताओ कार के। ठीक है, तो वो कैसे पता लगेंगे, बी क्या करेगा, आपके सामने एक ब्रोशर लेके बैठ जाएगा, एक पंपलेट जो कि कार वालों ने डिजाइन करके भेजा है, तो वो उसको देखेगा, देखो सर मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, इसमें 1200 सीसी का इंजन है, ये मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में राइट करता हूं, ये आपको मिलेगा। इसमें 4 सिलेंडर वॉल्व हैं, यानी कि ये 4 सिलेंडर पे काम करती है। अब ये आप तुम बता रहे हो मुझे, मुझे थोड़ी दिख रहा है गाड़ी में, तो कार के इंजन को खोल के थोड़ी कहूंगा यार 4 सिलेंडर निकाल के दिखा, 1200 सीसी से एक बार दिखा मुझे कि 1200 सीसी का है या नहीं है। ठीक है, इसमें इतने स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, इसके शॉकर में ये हमने टेक्नोलॉजी यूज करी है, ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की गाड़ी है। अरे भाई ये तो बोलने पे पता पड़ेगा ना, आप इसको दिखा नहीं सकते। तो क्या कर रहा है वो, एक एक चीज राइट किया जा रहा है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ये सस्पेंशन, ये सब कह रहा है कि सर ये सब आपको इस कार में मिलेगा। तो ब्रोशर में लिखा होता है तो आप क्या मान लेते हो, ये चीज में होगा, इसीलिए तो कंपनी ने ब्रोशर में लिख के दिया है। तो आपने कहा ठीक है सर ये ब्रोशर दे दो, मैं एक बार चेक कर लेता हूं और मैं कल कार की बुकिंग करा देता हूं, आपके कहने के हिसाब से मुझे सारी चीजें पसंद आई। तो आपने कार कंप्लीटली खरीद ली, आपने कार बाय कर ली है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखकर, डिस्क्रिप्शन देखकर। ठीक है, डिस्क्राइब किया गया आपको गाड़ी के बारे में, गाड़ी में आपने कोई मैकेनिक ने आके खोल के नहीं दिखाई थी आपको गाड़ी के वो गाड़ी ऐसी है। ठीक है, तो पॉइंट समझना, कल को अगर ये गाड़ी लेके जाता है और जब ये गाड़ी को चलाने लगेगा तो उसको पावर और पिकअप 1200 सीसी वाला नहीं लग रहा। उन्हें कहा एक गाड़ी जितने 1200 सीसी के इंजन वाली गाड़ी जितनी जल्दी भागनी चाहिए नहीं भागती। ठीक है, ये उतना पावर नहीं दे रही जितना 4 सिलेंडर में मिलना चाहिए। यार उसने जो सस्पेंशन के अंदर बहुत अड़िया टेक्नोलॉजी बोली थी, यहाँ तो धक्के लग रहे हैं, दचके लग रहे हैं गाड़ी के अंदर, ऐसा लग रहा है उसको। तो अब उसको फील हो रहा है कि यार गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, चलाने के बाद ही फील होगा भाई, 10-15-20 दिन में 1 महीना चला लिया उसके बाद मुझे फील हुआ। तो फिर उसने जाकर के गाड़ी मैकेनिक के यहाँ चेक करवाई, तो चेक करवाई तो 1050 सीसी का इंजन निकला, 3 सिलेंडर निकले। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने जो डिस्क्रिप्शन में बोला था वो मेरी गाड़ी में मैच,
तुमने मेरी कंडीशन तोड़ी। कौन सी कंडीशन? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्योंकि ये चीज बेची ही डिस्क्रिप्शन से जाती है, तो इंडिया में कंडीशन क्या है? तुम्हारा डिस्क्रिप्शन और कार की एक्चुअल कंडीशन मैच करनी चाहिए। ठीक है, इधर 1200 तो इधर भी 1200 ही मिलना चाहिए था, इधर 4 सिलेंडर तो इधर भी 4 सिलेंडर मिलने चाहिए थे। अगर ये मिलता तो तुमने कंडीशन पूरी की होती, लेकिन तुमने तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तोड़ दी कि जो डिस्क्रिप्शन में लिखा था वही गायब है, और ये गायब है तो यहां पे सेल बाय डिस्क्रिप्शन की कंडीशन टूटी, और टूटी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा और क्लेम करूंगा रिफंड ऑफ माय मनी। ठीक है, तो जब जब इंडिया में वो प्रोडक्ट जो कि डिस्क्रिप्शन से बेचे जाते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन से चीज मैच नहीं करेगी तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब पढ़िए जी। Where there is a contract of sale by description, there is a implied condition, main word, the goods shall correspond with the description। correspond मतलब मैच करने चाहिए, आपका जैसा डिस्क्रिप्शन था ना, आपके गुड्स उससे मैच कर जाने चाहिए। ठीक है, correspond with means that the buyer must get the goods he asked for। जैसा उसने मांगा था उसको वैसी ही चीज मिली, और जैसा आपने बताया था आपने चीज भी वैसी ही दी, ऐसा होना चाहिए। अब इसमें कुछ एग्जांपल आ रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए कुछ चीजें तो देखो बिकती ही डिस्क्रिप्शन से हैं। मैं कह रहा हूं किसी पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है बासमती राइस, तो आप पैकेट को खोल के बासमती राइस कब पता लगता है? जब बनाए जाते हैं, तो उसका खुशबू उसका फ्लेवर बताता है कि ये बासमती है। पैकेट में कैसे पता करूं? और पैकेट में कैसे पता करूंगा? बासमती लिखा है तो मतलब बासमती होगा, लेकिन जब घर पे जाके यूज किए तो वो बासमती नहीं थे। आपने मेरे डिस्क्रिप्शन की कंडीशन तोड़ी क्योंकि आपने अपने पैकेट पे डिस्क्राइब किया है कि बासमती राइस है। ठीक है, आपने ट्रेडमार्क मेंशन किया वीडियोकॉन का टीवी, इट मींस वही वाला पॉइंट, वीडियोकॉन का ही होना चाहिए ना। ठीक है, स्पेसिफाइड होके, तो वो किसी और का अगर निकलता है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इधर से आपने लिखा कि इसके अंदर जो पैकिंग निकलेगी 1 किलो की, वो निकलेगी प्लास्टिक जार में, कोई पैकिंग कंटेनर है उसमें आपने लिखा कि हमने पहली बार चाय को प्लास्टिक जार कंटेनर में पैक किया है, तो जब आपने निकाला तो वो वही सेम नॉर्मल वाला पैकिंग है जिसको फाड़ के आप टी निकालते हो, तो ये क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रही चीज। तो आप अपने पैकेट पे जो लिखते हो उससे आपके अंदर का प्रोडक्ट मैच करना चाहिए, और नहीं करेगा तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन की कंडीशन टूट गई। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये है हमारी सेकंड कंडीशन जो हमें अपने आप मिलेगी, किसी भी बायर को किसी भी सेलर से लिखवाने की जरूरत नहीं है कि जो आपने बताया जी वो मैच करना चाहिए, वो अपने आप मैच करना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसीलिए तो नहीं कर। चलिए, इसके बाद देखिए, इफ द बायर, अब देखिए यहां पे एक लॉ, एक रूल काम करता है। रूल क्या है वो देखिएगा। रूल यहां पे ये है, इसके आगे वाले को, मतलब ये लाइन अगर आपको समझ में आए पढ़ने पे तो मुझे बताना। ये रूल है, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट ऑब्लाइज अ पार्टी टू टेक बीन्स। आई बात समझ में? ठीक है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पीस का किया है तो आप बीन्स देके पीस के बराबर की चीज नहीं ले सकते। ठीक है, पीस बोले थे तो पीस ही दो, बीन्स बोले थे तो बीन्स ही दो, ये रूल है लॉ का। पीस बोल के बीन्स देना इस डिस्क्रिप्शन से बाहर जा। ठीक है, तो इंडिया का लॉ इसको अप्रूव नहीं करता। If the buyer does not get the goods he has described, he can reject the goods, तो उसके goods reject हो जाएंगे। ठीक है, if the description of the article tender is different in it is not the article bargained for, जो आपने मांगा था वैसा आर्टिकल आपको नहीं मिला, the other party is not bound to take it, तो वो जरूरी नहीं है उसको ले। जैसे एग्जांपल पढ़िए, डिस्क्राइब क्या किया गया था? न्यू मारुति कार, जबकि आपने जब खरीदी तो वो क्या निकली? यूज्ड वन। तो क्या कर लिया आपने? डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं किया, नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। ठीक है, चलिए जी, ये हुई हमारी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के बाद जो थर्ड कंडीशन है उसको समझाने से पहले यहाँ पे एक वर्ड समझा दूं मैं। यहाँ पे दो बातें एक साथ आई हैं, सेकंड भी वापस आ गया, सेकंड भी वापस आ गया मतलब डिस्क्रिप्शन तो आ ही गया, एक चीज और जुड़ के आ गई, सैंपल। ठीक है, तो implied condition sale by sample as well as by description।
अब की बार चीजें दो तरीके से बेची जा रही हैं, सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन। तो चलिएगा भैया, इंडिया में कुछ प्रोडक्ट होते ही ऐसे हैं जिनको आप सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन से बेचते हो, अकेले डिस्क्रिप्शन से नहीं। तो सबके अपने अपने नेचर है प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो अभी जो प्रोडक्ट हमने बासमती राइस और ये सभी तो डिस्क्रिप्शन से बिक गए। कुछ चीजों, जैसे मैं फिर ले रहा हूं एग्जांपल, कार ऐसा प्रोडक्ट है जो डिस्क्रिप्शन से भी बेचा जा सकता है और सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन से भी बेचा जा सकता है। तो चलिए वापस चलते हैं। बी के पास ये लेने गया कार, तो बी ने एक ब्रोशर निकाला और उस ब्रोशर में उसने कहा जी देखिए सर 1200 सीसी का इंजन है, 4 वॉल सिलेंडर है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपको मिलना ही है। तो डिस्क्राइब तो किया ही किया। इसके बाद ए ने कहा सर एक बार टेस्ट ड्राइव करवा दो। तो टेस्ट ड्राइव लेना इज इक्वल टू सैंपल। आपको एक सैंपल गाड़ी चलवा के दिखाई जाएगी, जिसका मतलब ये होता है कि जो गाड़ी मैं चला रहा हूं मुझे ऐसा ही फील आना चाहिए वो वाली गाड़ी चलाते टाइम। तो आप मेरे को सैंपल गाड़ी दे रहे हो चलाने के लिए, इस मॉडल की अगर मैं कोई और गाड़ी लेता हूं तो वो भी बिल्कुल सेम निकलनी चाहिए, यही बोलूंगा। तो डिस्क्रिप्शन तो मैच करना ही चाहिए। अब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, तो टेस्ट ड्राइव में पिकअप बड़ा शानदार है, अच्छा लगा, ठीक है, स्टेयरिंग बड़ा स्मूथ चल रहा है, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। तो आपने लगा नहीं यार टेस्ट ड्राइव भी बड़ी अच्छी है गाड़ी की और डिस्क्रिप्शन भी मुझे पसंद आ रहा है। तो आपने टेस्ट ड्राइव प्लस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर कार खरीदी, ठीक है। लेकिन जो मॉडल कार का आपके हाथ में आया, जैसे आपने उसको चलाना शुरू किया, टेस्ट ड्राइव में जैसा फील आया था वैसा फील इस गाड़ी में नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपने सैंपल से आपकी चीज मैच नहीं कर रही। फिर मैंने कहा यार और थोड़ा देखते हैं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन भी गड़बड़ लगा। तो फिर मैं मैकेज से चेक कराया तो डिस्क्रिप्शन भी गड़बड़ निकला। तो ना तो सैंपल मैच कर रहा तुम्हारा, ना डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा। तो तुमने तो दो चीजें तोड़ दी। पहले सेकंड में तो एक ही चीज तोड़ रहे थे, अब तो तुम दो चीजें तोड़ रहे हो। तो फिर से मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी अगर कुछ चीजें सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन से बेची जाएंगी इंडिया में, तो वो सैंपल से भी और डिस्क्रिप्शन से भी दोनों से मैच करनी चाहिए। और जब दोनों से मैच करनी चाहिए तो फिर अगर नहीं एक भी कोई चीज मैच नहीं करेगी, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं, ठीक है, मेरी कंडीशन टूट गई। अब देखिए इसको, ये बड़ा सिंपल है। तो when goods are sold by sample as well as description, तो वो goods shall correspond both with the sample and with the description, सिंपल सा पॉइंट, ठीक है। थर्ड के बाद हमारे पास फोर्थ जो इम्प्लाइड कंडीशन है, इसको थोड़ा हमें अच्छे से समझना है, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारा। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस एंड क्वालिटी क्या कहती है? देखो पहले तो कुछ चीजें यहीं पे क्लियर कर लें। नॉर्मली इंडिया में, वन मार्क क्वेश्चन, नॉर्मली इंडिया में फिटनेस और क्वालिटी की कंडीशन नहीं मिलती, नॉट अलाउड। कोई क्वालिटी और फिटनेस की वजह से मेरे पर कोर्ट में आके केस करे, ये कंडीशन लॉ नहीं देता, नॉर्मली नहीं देता। फिर ये यहां क्यों है? यहां इसलिए क्योंकि कभी कभी देता है, ठीक है। अभी हमने थर्ड तीन जो पढ़ी ना, वो तो मिलेंगी मिलेंगी, वो तो टाइटल की हर बार मिलेगी, सैंपल की हर बार मिलेगी, लेकिन क्वालिटी एंड फिटनेस की हर बार नहीं मिलेगी भैया। 90% केस में ऐसा ही होगा कि ये आपको नहीं मिलेगी। कुछ 10% केस ऐसे हैं जहां पे आपको क्वालिटी एंड फिटनेस की कंडीशन मिलेगी, तो उसके लिए तो देना पड़ेगा ना। तो इंप्लाइड कंडीशन, पहली चीज क्लियर, इंप्लाइड कंडीशन फिटनेस एंड क्वालिटी नॉट ऑलवेज अवेलेबल, इट इज ओनली अवेलेबल इफ सम सर्कमस्टांसेस आर फुलफिल्ड, सम कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर आप वो कंडीशन पूरी करोगे तो ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। अब देखते हैं वो क्या कंडीशंस हैं या वो क्या टर्म्स हैं जिसपे आपको फिटनेस एंड क्वालिटी का कंडीशन मिलेगा, ठीक है, पहली चीज। चलिए अब इसको समझाने के लिए मैं पहले एक बार पूरे एग्जांपल वाइज में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। पहले देखो अभी जो मैंने पढ़ाया वही पॉइंट, जनरल रूल, जनरल रूल पढ़ना जी एक बार। नो इम्प्लाइड कंडीशन, फिटनेस और पर्पस की बायर को कोई इंप्लाइड कंडीशन नॉर्मली तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये किस पे बेस है? डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट इम्पिटर। कैवेट इम्पिटर का मतलब, कैवेट इम्पिटर से लैटिन टर्म, क्या मतलब? लेट द बायर बिवेयर। पढ़ के आए थे ना वहां, ड्यू डिलिजेंस, ऑर्डिनरी डिलिजेंस लगाना।
अरे भाई बायर भाई साहब की तो कोई जिम्मेदारी होगी क्या? तुमसे क्वालिटी भी चेक नहीं हुई क्या? ठीक है, इतना तो तुम कर सकते थे। तो अगर क्वालिटी तुम ही बिना चेक किए ला रहे हो तो गलती भाई साहब तुम्हारी। हर बार मैं बात सेलर पे नहीं डाल दूंगा। तो यहां पे लेट द बायर बिवेयर की वजह से हर बार क्वालिटी एंड फिटनेस की कंडीशन नहीं मिलेगी, लेकिन बायर को कभी कभी मिलेगी। ये कैविट इंपेटर चला जाएगा तब जब आप ये चीजें कर दो। क्या चीजें? ये तीन चीजें, ए बी और सी, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। अगर ये बायर ये तीन चीजें पूरी कर दे और कोर्ट में आगे साबित कर दे कि मैंने ये तीन चीजें कर दी हैं, तो कोर्ट बिल्कुल दिलवाएगा आपको क्वालिटी एंड फिटनेस की कंडीशन। वो क्या है आगे देखते हैं। इट मीन्स दैट व्हाइल बाइंग इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर। अरे हर बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेक दैट गुड्स, आप लेने से पहले चेक कर लें। ही इज बाइंग वुड सूट फॉर द पर्पस, ताकि वो तुम्हारे पर्पस को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है तो तुम ही चेक करो। आज सेलर से तुम बोलोगे भाई साहब ये चीज दे दो, वो तो दे देगा, पर तुम्हारे घर पे जाने के बाद वो काम की है या नहीं है तो तुम्हें ही चेक करके लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आ गया भैया फॉलोइंग सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिटनेस ऑफ गुड्स फॉल अपॉन द सेलर। फिर सेलर के ऊपर जिम्मेदारी चली जाएगी। अब मैं इसको पहले एग्जांपल से ले लेता हूं कि कब सेलर के ऊपर जिम्मेदारी जाती है। देखिएगा, आप अपने आप को रख के देखें इसमें। एक नॉर्मल बायर क्या क्या कर दे सेलर के पास जाने के बाद। ये ए है जी भैया, इसको अपने घर पे दिवाली के टाइम पे पेंट करना है भैया। ठीक है, मैं घर में बोला कि यार एक दो कमरे काफी खराब हो रहे हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा पेंट हो जाए तो दिवाली के टाइम पे बढ़िया हो जाएगा। तो ये ए गया अपने ही पास की एक इनके यहाँ पे शॉप है बी भाई साहब की, जो कि हार्डवेयर की शॉप है, यानी कि वो पेंट का काम करता है, साल भर पेंट रखता है मतलब वो। ठीक है, मतलब पेंट की दुकान है। तो हार्डवेयर पे वही पेंट और ये हार्डवेयर से रिलेटेड सामान मिलते हैं। तो ये गया उसके पास और इस बी से जाके क्या बोलता है, उन्हें का बी भाई साहब बोलते हैं अरे आइए भाई साहब आज कैसे आना हुआ। उन्हें कहा नहीं यार वो मेरे घर में दो कमरे में काफी सीलन सी आई हुई है, पपड़ी आई हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें नया पेंट हो जाए। ठीक है, तो बी ने कहा बिल्कुल सर बताइए कौन सा पेंट दूं। बी तो ऐसे ही पूछेगा सेलर। तो ए ने कहा यार देखो मैं ये पेंट वेंट के मामले में नहीं समझता। ठीक है, मैं तो आपको मेरी दो तीन पर्पस बता देता हूं, उससे रिलेटेड मुझे लगता है कि आप मुझे बेस्ट बता पाओगे, क्योंकि आपकी तो दुकान है, तो आप मुझे बेस्ट सजेस्ट कर पाओगे कि कौन सा पेंट बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो देखो जी मुझे कौन सा पेंट चाहिए। फर्स्ट, जिसमें एक तो डस्ट ना लगे, डस्ट को रेसिस्ट करता हो। ठीक है, डस्ट को पकड़े ना। ठीक है, दूसरा जो मैट फिनिश हो, शाइनी ना हो ज्यादा। ठीक है, तीसरा जो रब करते ही साफ हो जाए, पेंट हाथ में ना आए, मतलब कपड़ा लगाएं और वो सफाई हो जाए उसकी। ठीक है, ज्यादा उसको धोने होने की जरूरत ना पड़े। तो क्या सर ऐसा कोई पेंट मिल पाएगा क्या जो डस्ट भी ना लगने दे, जो रबिंग पे साफ हो जाए, जिसके बढ़िया मैट फिनिश आए, शाइनिंग ना हो। ठीक है, तो सर मेरे को ये तीनों चीजें चाहिए। क्या आपके पास ऐसा कोई पेंट है जो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है? मैं आप पे विश्वास करता हूं, आप मुझे बताओ। तो इसका मतलब एक खुद जाकर कोई पेंट नहीं मांग रहा है, या अपना कोई ब्रांड नेम नहीं बता रहा है, या पेंट का नाम नहीं बता रहा है, वो अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है। और रिक्वायरमेंट बता के बी से बोलता है तो बी बोलता है यस सर बिल्कुल सही आपने मुझे बताया है और उस हिसाब से मेरे पास एक पेंट है, वो मैं आपको दे रहा हूं। तो इसने कहा ले जाइए सर ये रॉयल फ्रॉम एशियन, ये मेरी तरफ से आपको मैंने रिकमेंड किया, ये ले जाओ आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो किसने दिया मुझे? शॉपकीपर ने। मैंने नहीं कहा था कि रॉयल ही दे, तो कोई और पेंट भी दे सकता था अगर तुझे लगता कि वो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ठीक है, अब भैया ये पेंट को लेके घर गया और इसने वो पेंट करवा दिया। करवाने के बाद ना तो वो डस्ट फ्री फीलिंग दे रहा है, ना मैट फिनिश आ रही है। तो मतलब इसने जैसा मांगा था उसको वैसी चीज नहीं मिली, वो क्वालिटी नहीं मिली। क्या इसका पर्पस पूरा हुआ? नहीं, ये फिट नहीं है इसके पर्पस के लिए। ये अलग टाइप का पेंट था लेकिन दुकानदार ने इसको उठा के दे दिया। तो अब ये दुकानदार के पास जाके कह रहा है, तो दुकानदार कहता है भाई साहब मुझे थोड़ी पता था पेंट कैसा निकलेगा, मेरे को तो ऐसा लगा कि ये वाला पेंट ये काम कर देगा तो आपको दे दिया मैंने। तो बी कह रहा है देखो सर क्वालिटी की तो कोई कंडीशन होती नहीं है, लेकिन यहां पे ए जा रहा है कोर्ट, और कोर्ट में जाकर ए तीन चीजें साबित कर दे भैया। तीन चीजें क्या है? तो वो कंडीशन इसको मिल जाएगी। क्या कंडीशन है? पहला, उन्हें कहा देखो सर मैंने सबसे पहले इसको पर्पस बताया, मैंने नहीं कहा कि मुझे रॉयल का पेंट दो, मैंने अपना पर्पस बताया, पहली चीज। दूसरा सर
पर्पस बताने के बाद मैंने इस पे ट्रस्ट किया, क्योंकि इसका इसका स्पेसिफिकेशन है, इसका पेंट का नॉलेज मुझसे ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने ट्रस्ट किया और इस पे बिलीव किया कि ये जो मुझे देगा वो बेटर ही होगा, ठीक है। और तीसरा, सर अब इससे भी उम्मीद नहीं करूं तो किससे करूं, जो काम ही पेंट का करता है और इसका रेगुलर काम है पेंट का, यानी कि पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ ये पेंट का ही बिजनेस करता आया है, तो यानी कि ये उसमें एक्सपर्ट भी है। तो सर इसके अलावा और मैं क्या देख सकता था, मैंने अपना पर्पस बताया, मैंने इससे कहा कि तू मुझे दे चीज, और ये बंदा अपने आप में उसका एक्सपर्ट भी है, तो फिर भी अगर सर ये गलत चीज दे तो जिम्मेदारी मेरी क्यों, सेलर की होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें साबित होते जिम्मेदारी सेलर पे जाएगी, और यहां पे सेलर का ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड फिटनेस की कंडीशन को ब्रीच करना। बात समझ में आई? तो अब आपको क्या पकड़ के चलना है, इंडिया में तब तक क्वालिटी एंड फिटनेस की कंडीशन बायर को मिल जाएगी जब वो तीन चीजें साबित कर दे। अब वो तीनों चीजें हम फटाफट से पढ़ लेते हैं दोबारा एक बार, देखिएगा। पहली वाली लाइन पढ़िए, ए वाला पढ़िए, मेन वर्ड बताना, पर्टिकुलर पर्पस बता दिया, पहला कंडीशन, ठीक है। सेकंड पढ़िए, मैंने रिलाय किया उसके स्किल और, यानी कि मैंने ट्रस्ट दिखाया, तेरी स्किल्स मुझसे बेटर हैं तो तू मुझे ज्यादा बेटर बता सकता है, तो मैंने स्किल और जजमेंट पे भी रिलाय किया, ठीक है। और तीसरा पढ़िए, वो उसका क्या है, कोर्स ऑफ सेलर्स बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस वो सेलर उसी चीज का बिजनेस करता है। तो मैं गया भी सही बंदे के पास, ऐसा नहीं है मैं किसी गलत बंदे के पास चला गया, ठीक है। तो सप्लाई के मतलब ये बंदा उसी चीज की सप्लाई देता है और उसी का कोर्स ऑफ सेलिंग का उसका बिजनेस है, तो यहां पे इंप्लाइड कंडीशन दैट द गुड शैल बी रीजनेबली फिट, तो फिर कोर्ट कहेगा भैया इतना होने के बाद तो अब आप ये रीजनेबली फिट मिलना ही, ठीक है। तो यहां पे आपको कंडीशन मिल गई, लेकिन इनमें से एक भी चीज चली जाती, एक भी, तीनों साथ में चाहिए, एक भी चीज गई आपको क्वालिटी एंड फिटनेस नहीं मिलेगा। देखो उल्टा चलते हैं, ऐसा भी तो हो सकता था कि आपने, मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं इसका जिसमें वो पूरा घुमा सकता है आपको, वैसे कभी आया नहीं है बट एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल बनता है। आपको भी पता है कि दिवाली के टाइम पे किराने की दुकान वाला भी अपने बाहर पेंट के डब्बे जमा लेता है, कोई भी जमा लेता है, मतलब उसको पता है कि अभी टाइम ही ऐसा है, 20 दिन बढ़िया बिजनेस चलेगा। अब किराने की दुकान या जो नॉर्मल दुकान वाला होता है ना, वो तो हर त्योहार पे कोई ना कोई नई चीज ले आता है, राखी के टाइम पे राखी की दुकान लगा लेता है, होली के टाइम पे रंग की दुकान लगा लेता है। तो वो कह रहा है कि यार 20 दिन में मेरे आसपास वाले कोई पेंट मांगने आएंगे तो मैं ही रख लू ना, पर बड़ी दुकान पे जाने के बजाय उसको कोई छोटा पेंट चाहिए तो मेरे पास आ जाएगा, तो 20-30 डब्बे पेंट के उसने भी लगा लिए। अब पॉइंट समझना, फिर से ए गया इस किराने की दुकान वाले के पास, उन्होंने कहा जी सर डस्ट फ्री मैट फिनिश वाला रबिंग से साफ होने वाला पेंट दो। वो खुद कह रहा है यार जाने का ही मांग रहे हो, समझ में ही ना, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता, वो तो आज लेके बैठा है 20 दिन, तो वो क्या करेगा। अब इंडिया का दुकानदार, ग्राहक आया है तो वापस जाने थोड़ी देंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल सही जगह है भाई साहब, ये लिए चूना, कुछ भी दे सकता है वो तो जो पेंट उसके यहाँ नहीं बिक रहा होगा ना, उन्हें कहा ये वाला नहीं बिक रहा, उठा के चेप दिया, दे सकता है आपको। आपने उसके स्किल जजमेंट पर रिलाई किया, आपने पर्टिकुलर पर्पस दिया, लेकिन थर्ड कंडीशन गई, इट इज नॉट द रेगुलर बिजनेस और कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ दैट किराना शॉप, इसलिए ये क्वालिटी एंड फिटनेस गया, ठीक है। क्योंकि अगर आप किराने की दुकान वाले से लेके आए हो तो किराने की दुकान वाला कहेगा भाई साहब मैं तो 20 दिन से लेके बैठा था, मुझे क्या पता, दे दिया मैंने तो उठा के कोई सा भी पेंट, ठीक है। तो यहां क्वालिटी एंड फिटनेस की कंडीशन गई। तो जब तक आप उसको तीनों चीजें फोकस नहीं करोगे तब तक क्वालिटी एंड फिटनेस नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब पढ़िए जी, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ के बताइए इसमें ये मिलेगी ये कंडीशन, ए वाला ये वाला एग्जाम्पल पढ़िए, इसको एक बार सब पढ़ लो भाई। ये क्या, किसके बारे में बात कर रहा है, एक डेंटिस्ट है, ठीक है ना। उस डेंटिस्ट के पास, नॉर्मली इसको बड़ा सिंपल एग्जांपल, आप डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने पूछा आइए सर क्या प्रॉब्लम है, आपके सारे दांत तोड़ दूं, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। उन्हें नहीं नहीं सर मेरे इस दांत में दर्द है, या मेरा ये दांत टेढ़ा है इसको सीधा करना है, मुझे इस तरीके का लुक चाहिए, कुछ भी आपने उसको अपना क्या बताया, पर्पस। और पर्पस बताने के बाद आपने कहा सर जैसा आप करेंगे वैसा, स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई किया। तो एक बात बताओ,
किसी कोई बूढ़ा आदमी है, उसने कहा जी मेरे दांत टूट गए, मुझे फॉल्स टीथ लगाने, तो फॉल्स टीथ का साइज तो तू ही लेगा ना दादा, कौन लेगा, खुद बताएगा वो, देखो ये वाला तो है ना 4 सेंटीमीटर का, ये वाला थोड़ा सा ऊपर रखना, इसमें थोड़ा जिगजैग डिजाइन देना, ये वो बताएगा क्या? ये किसकी जिम्मेदारी? डेंटिस्ट की। ठीक है, तो मैंने अपना पर्पस बता दिया, सर मुझे इतने फॉल्स टीथ चाहिए। ठीक है, तो तेरी स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई किया, लेकिन फिर भी बनने के बाद वो टीथ फिट नहीं बैठ रहे उसके, तो गलती किसकी भाई? ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों चीजें पूरी हो रही हैं, पर्पस बता रहा हूं, रिलाई कर रहा हूं, और डेंटिस्ट का ये कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, मैं किसी हार्ट सर्जन के पास नहीं किया था डेंटिस्ट का काम करवाने, उन्होंने कहा यार आपने भी तो पढ़ा होगा थोड़ा, तो आप ही लगा देना जी दांत। ठीक है, डेंटिस्ट के पास जाना मतलब यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस वाले बंदे के पास जाना, फिर भी अगर वो नहीं कर पा रहा है तो क्वालिटी एंड फिटनेस की कंडीशन मिलेगी। सेकंड वाला पढ़िए, सेकंड वाले में मिलेगी क्या? क्या बोल के मांगा था एक्स ने कि मुझे ऐसी लॉरीज चाहिए, मतलब ट्रक वाले के पास गया वो, और उसने कहा सर ऐसी लॉरी देना जो कि हैवी ट्रैफिक इन हिली एरियाज, हिली कंट्रीज में काम कर सके, यानी कि पहाड़ियों पे जाने का मुझे सामान लेके जाना है, तो उसके लिए जिस लेवल की लॉरीज होनी चाहिए वैसी ये है ना? तो आपने उससे पूछा बताना, देखो पर्पस बताया, पर्पस क्या? हिली एरियाज। ठीक है, फिर मैंने कहा सर आपके पास हो तो देख लो, तो मैंने स्किल जजमेंट पे रिलाई किया, और ट्रक वाला और लॉरी वाला किराने की दुकान के आगे तो लॉरी लगा नहीं सकता, इसका मतलब वो इस बिजनेस काम करने में बहुत पुराना एक्सपीरियंस रखता होगा, एक्सपर्ट होगा, तो जो उसने बताया होगा वो सही होगा। इसके बाद अगर मुझे लॉरी गलत मिली तो मेरी क्वालिटी एंड फिटनेस की कंडीशन गई। ठीक है, तो यहां फाइनली हमको क्या रिजल्ट मिला? तीन चीजें आपको केस स्टडी में चेक करनी है, अगर तीनों में से एक भी गायब है, काम यहीं पे खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल और आता है कि जी कभी कभी फिर से ये क्वालिटी एंड फिटनेस की कंडीशन आपको नहीं मिलेगी, तब जब आपने दुकानदार से जाकर के पेटेंट और ट्रेड नेम से गुड्स मांगे हो, सारा मामला यही खत्म। ठीक है, अब देखिएगा, बस बड़ा सिंपल एग्जांपल, यही पेंट की दुकान पे जाने टाइम पे ये जो ए गया था, वो पेंट की दुकान पे जाके पर्पस वगैरह बाद में बोलता, पहले बोलता सर देखो मैं तो सुन के आया हूँ एशियन का रॉयल पेंट सबसे बेस्ट होता है, निकाल दो। तो तुमने तो खुद ही ब्रांड नेम ले लिया। ठीक है, तुमने मुझे मेरे स्किल से जजमेंट पे रिलाई कहाँ किया, तुमने मुझे पर्पस कहाँ बताया, तुमने कहा जी रॉयल का एशियन पेंट सबसे बेस्ट है वो निकाल दो। ठीक है, तो आप तो डब्बा लेके आ गए, अब वो डब्बा अगर आपके डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं कर रहा तो उसमें सेलर की क्या गलती? सेलर कहेगा सर इसने मुझसे कब कहा, इन्होंने बोला रॉयल का एशियन पेंट दे दो, मैंने दे दिया। ठीक है, तो यहां पे जब जब आप पेटेंट और ट्रेड नेम से चीजें लोगे तो फिर से क्वालिटी एंड फिटनेस की कंडीशन। ठीक है, पढ़िए इसमें, इसने किसका यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा वो पढ़िएगा, इसने सुजीत का जूसर मिक्सर मांगा था। हाँ, तो चक्कर पड़ गया, फिर सुजीत क्या यूज करता? इसने कहा सुजीत का दो, तो उन्होंने सुजीत के घर से मंगा के दे दिया। अब चक्कर ही पड़ गया कि सुजीत, अरे सही नहीं है क्या? अब हमारे एक ब्रांड चलता है सुजाता, सुजाता इससे अच्छा कुछ नहीं आता, पंकज त्रिपाठी का ऐड आता है। ठीक है, सुजाता का जूसर मिक्सर लीजिए, इससे अच्छा कुछ नहीं आता। पर चक्कर यहाँ ये पड़ता है कि वो कह रहा है सुजाता क्या यूज करेगी फिर अगर हम सुजाता का जूसर मिक्सर ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने तो उससे बोला सुजीत का जूसर मिक्सर, उसने सुजीत का दे दिया, अब आपके पर्पस में वो फिट नहीं बैठ रहा तो उसकी क्या गलती? ठीक है, या तो आप जूसर मिक्सर लेने से पहले वो पर्पस बताते कि सर मुझे इसमें तो है ना, मतलब मुझे हड्डियां पीसनी है। ठीक है, हड्डियों पीस के मुझे कोलगेट बनाना है उससे, वो आपकी इच्छा थी, आपने बताया ही नहीं उसको, तो नहीं बताया तो वो कैसे आपका काम करके देगा? ठीक है, चलिए पढ़िए इसको एक बार पूरा। बाकी कभी भी सुजाता का जूसर मिक्सर नहीं लाना है, वैसे बहुत परेशानी होती थी सुजाता को देख लेना, लेना है नहीं लेना आपकी मर्जी। चलिए पढ़ो ना भैया फटाफट, हो गया? तो आपने ट्रेड नेम मांग लिया और यहीं पे गड़बड़ हो गई आपकी, फिर से क्वालिटी एंड फिटनेस की कंडीशन गई। ठीक है,
तो फाइनल रिजल्ट्स में क्या निकला देखो, एक बार वापस समराइज करते हैं। नॉर्मली तो क्वालिटी एंड फिटनेस की कंडीशन नहीं मिलेगी, लेकिन कभी कभी मिलेगी। वो कभी कभी कब मिलेगी, जब आप 3 कंडीशन पूरी करो। एक तो पर्टिकुलर पर्पस बताओ, एक उसके स्किल एंड जजमेंट पे रिलाय करो, और वो इस काम में यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करता रहता हो। ठीक है, लेकिन फिर से अगर आपने कभी जाके पेटेंट और ट्रेड नेम मांग लिया तो फिर से आपकी कंडीशन चली जाएगी। चलिए जी, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। और गलती आपकी है ना, आप पर्पस क्या बता रहे हैं। आप कह रहे हो आपने ट्रेड नेम नहीं मांगा, आपने कलर बोला कोई सा भी ब्लू कलर दे दो जी आप तो उठा के। भाई क्या पर्पस से चाहिए, जब तक केस स्टडी में वो क्लियर ना हो कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, तब तक वो हमारे 3 कंडीशन पूरी नहीं हो रही। इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी देखो क्या कहती है, ये इसको कॉमर्शियबिलिटी भी बोल सकता हूं, यानी कि सेलेबल। देखो जब मैं आपसे कोई चीज खरीदता हूं तो उसमें इतनी क्वालिटी तो हो कि वो सेल हो सके, और सेल होने के लिए इस दुनिया में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए, वो हर चीज में सेल हो सकती है जिसमें वैल्यू हो। हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, हमारा प्रोडक्शन का चैप्टर कहता है प्रोडक्शन इज नथिंग इन इकोनॉमिक्स, क्या है, जस्ट वैल्यू एडिशन। आपने जंगल की लकड़ी से सोफा बनाया, वैल्यू ऐड किया और हो गया प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या हमको हर चीज में क्या करनी है, वैल्यू ऐड। तो भैया मैं जब कोई चीज खरीदता हूं तो मैं ये मान के खरीदता हूं कि आपने इसमें मुझे वैल्यू ऐड करके दी होगी, लेकिन उतनी वैल्यू मान लीजिए मुझे नहीं मिली, तो क्या वो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं कर रही, तो फिर मेरी यहां मर्केंटेबिलिटी की कंडीशन जाएगी। अब आप कहोगे सर ये तो क्वालिटी एंड फिटनेस में भी आ सकता है, ये अलग क्यों है। ये अलग इसलिए है क्योंकि ये कॉमर्शियल बात कर रहा है, यानी कि सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पे बात हो रही है कंज्यूमर की, यहां पे बात हो रही है सेल की। यानी कि मैं जब आपसे चीज खरीदता हूं तो मैं मान के खरीदता हूं कि ये मैं आगे बेचूंगा तो इतने में बिकेगी, लेकिन अगर उसमें उतनी बेचने की पावर नहीं निकली, कल को पता लगा कि इसमें तो इतनी वैल्यू है ही नहीं, तो आपने सर मेरी मर्केंटेबिलिटी की कंडीशन छोड़ी है। ठीक है, क्योंकि ये मर्केंडाइज जो आए आपके वो उस चीज को मैच नहीं कर रहे जितना वैल्यू मैंने आपको दिया है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स इसको क्लियर करता हूं, पहले आगे ले लेते हैं। वेयर गुड्स आर ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम सेलर, आप सेलर के डिस्क्रिप्शन पे गुड्स ले आए, who deal in that description there is a implied condition that shall merchantable quality उसमें होनी चाहिए। और मर्केंटेबल मींस, आप देखो मीनिंग आ रहा है उसका आगे नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा। मेन वर्ड पकड़ना जी, पहली लाइन में आ रहा है वर्ड कॉमर्शियली सेलेबल। आगे वर्ड समझ में, यानी कि यहां पे सेल की क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। अगर मैं इसको मार्केट में कॉमर्शियली बेचने जाऊं आज, तो इसकी क्या वैल्यू, अगर इसमें वो वैल्यू नहीं मिल रही जितनी मैं सोच के लाया था, तो फिर क्या फायदा मुझे गुड्स लेने का। सर मैं गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता हूं। 2 रीजन आ रहे हैं यहां पे, दोनों रीजन समझना। ना तो ये कॉमर्शियली सेलेबल है, और हाँ कॉमर्शियली सेलेबल तो है लेकिन फिट फॉर द पर्पज नहीं है। ठीक है, जिस पर्पज से मैंने आपसे ये चीज उठाई थी वो मेरे पर्पज को सूट नहीं कर रही। ठीक है, तो भी मैं यहाँ पे मर्केंटेबल कंडीशन को तोड़ने बराबर मानूंगा। तो मर्केंटेबिलिटी की कंडीशन 2 जगह पे टूटती है, जब आपका प्रोडक्ट सेलेबल ना हो और आपका प्रोडक्ट फिट फॉर द पर्पज ना हो। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कॉमर्शियली सेलेबल का। कॉमर्शियली सेलेबल में देखिए, ए एक होलसेलर है, किसका, सीमेंट का, और इसने XYZ कंपनी से सीमेंट खरीदा है बेचने के लिए। मैन्युफैक्चरर है सीमेंट का XYZ कंपनी। ठीक है, इसने अभी अभी ऑर्डर लगाया है 2000 बैग भिजवा दो सर। तो एक बात बताओ, कंपनी ने इसको कहा कि जी हम आपको 350 पर बैग के हिसाब से आपको बैग देंगे, जिसको आप मार्केट में 400 रुपये पर बैग के हिसाब से बेच के अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसका मतलब सोच के देखिए कि ए जब ये बैग आ रहे हैं तो क्या मान के चल रहा है, इनमें 400 की वैल्यू होगी, तभी तो मुझे 400 मिलेंगे मार्केट में। क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूँ ना, एक बैग 400 का पड़ेगा तो मैं 50 रुपए पर बैग पे कमाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब बैग इसके पास आए और इसने सेल करने के लिए उठाना शुरू किया, तो वो सीमेंट के बैग जमे हुए थे, वेट हो चुके थे कंपनी से आते टाइम पे। तो आप बताइए आज जब वो बैग मेरे हाथ में आया है तो उसकी 400 छोड़ो, जीरो वैल्यू है, ये बिकेगा कैसे। इट मींस आपने मेरी कॉमर्शियली सेलेबल की कंडीशन तोड़ दी।
मर्केंटेबिलिटी है ही नहीं इस चीज के अंदर। मैं इसको 1 रुपए में भी किसी को बेचू ना तो वो ना ले जाए इसको, ठीक है, 400 रुपए तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी कंडीशन में इसको उल्टा फेंकवाने के लिए मुझे लेबर और लगानी पड़ेगी, यही होगा ना। तो क्या ऐसी कंडीशन में उसकी कॉमर्शियली सेलेबल की कंडीशन गई और अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। तो यहां पे आपने जब उसको बोल के बेचा था कि 400 की वैल्यू मिलनी चाहिए, तो 400 की वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसी को लेते हैं दूसरा एग्जांपल, फिट फॉर द पर्पस। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में देखिए, हमारे पास आता है फिट फॉर द पर्पस। चलो भाई, किसी चीज में कॉमर्शियल सेलेबिलिटी तो है, उसकी वैल्यू तो है, लेकिन मेरे लिए वो फिट नहीं बैठ रही। देखिए एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए टाटा ने अपने ट्रक, टाटा ट्रक बनाता है, ठीक है। तो टाटा ने किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी विच इज समवन XYZ कंपनी, इसको ऑर्डर दिया है अभी अभी कि हमें ट्रक के हॉर्न बना के दो, हमें ट्रक में हॉर्न लगाने हैं, ठीक है। ट्रक के हॉर्न बनाओ, कितने, 10,000 पीस का ऑर्डर दिया, 10,000 हॉर्न बना के भेजो, हमें अपने ट्रक में लगा के बेचने। क्या ट्रक के लिए एक हॉर्न एक पार्ट है जो कि उसके साथ आना होता है, पर ऐसा तो नहीं है कि ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि गाड़ियां या ट्रक असेंबल्ड होते हैं, वो अलग अलग जगह से चीजें आती हैं, वो असेंबलिंग होती है। तो हॉर्न खुद टाटा थोड़ी बनाएगा, किसी से लेगा। तो बताइए इन दोनों के बीच में हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट। अब पॉइंट समझना, इन्होंने यहाँ पे, इस कंपनी ने 10,000 पीस ऑफ हॉर्न यहाँ भिजवा दी, ठीक है। तो हॉर्न दिख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाटा ने हॉर्न लगा भी दिए। लगाने के बाद जब हॉर्न की चेकिंग की गई तो पता लगा कि ट्रक की जगह बाइक के हॉर्न आ गए, ठीक है। तो ट्रक में अगर बाइक का हॉर्न बजेगा पी, ट्रक वाले को ट्रक वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। हाँ, बाइक का हॉर्न इज सेलेबल, उसकी वैल्यू है मार्केट में, बट ट्रक में नहीं है ना यार, ठीक है। ट्रक की जो आवाज होनी चाहिए हॉर्न की, आगे के 4-5 गाड़ी वाले हट जाएं, तो आगे बाइक वाला चल रहा है, उन्होंने कहा मेरे पीछे भी तो बाइक वाला ही है, हट, नहीं हटा रहा मैं तो ये तो एक्सीडेंट का मैटर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रक में, ट्रक की जो लाउडनेस होती है हॉर्न की वो होनी चाहिए, बट ट्रक में लग गए बाइक के हॉर्न, तो 10,000 ट्रक बेकार हो गए टाटा के, ठीक है, क्योंकि बाइक के हॉर्न लगा दिया आपने। क्या वापस से उन ट्रक्स को रोक के हॉर्न दूसरे लेने पड़ेंगे? क्या नहीं हुआ, फिट फॉर द पर्पस। और फिट फॉर द पर्पस नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, 10,000 हॉर्न वापस जाएंगे पी करते हुए और हाँ करते हुए, 10,000 हॉर्न वापस आएंगे, ठीक है। चलिए जी, आजकल तो क्या उससे भी हाई हो गया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई ना, उनके हॉर्न तो और भी मरे हुए, ठीक है ना, बहुत कम आते हैं उनके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी। अब पढ़िए जी, ये वाला वेयर बायर एग्जामिन, यहां से पढ़िए। इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना, ये वाली लाइन क्या कह रही है। अगर बायर ने खरीदने से पहले गुड्स एग्जामिन कर लिए थे तो ये कंडीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर तो लेट द बायर बिवेयर लग जाएगा ना भैया। अगर आप ट्रक में भरवाने से पहले आपको सीमेंट देख लिए थे आपने, तो फिर आपको पता नहीं लगा कि सीमेंट खराब है, फिर भी आप लेके गए, तो फिर गलती आपकी। बाइक के हॉर्न आपको लगाने से पहले चेक करके लेने चाहिए थे, नहीं लिए तो गलती आपकी। मतलब आपने चेक कर लिए हैं तो, लेकिन अगर आप चेक नहीं कर पाए तो फिर बायर भाई साहब आपकी गलती, क्योंकि आपने क्या किया, वही सेम चीज, ट्रस्ट। उन्होंने कहा जी उधर से आ रहा होगा तो सही आ रहा होगा, आपने वो लगा दिया, अब आपको इंप्लाइड कंडीशन मिलेगी, क्योंकि होलसेलर मैन्युफैक्चरर से सीमेंट खरीदता रहता होगा, तो वो सीमेंट क्यों चेक करे। टाटा वाला इनसे हॉर्न बनवाता रहता होगा, तो ये हॉर्न क्यों चेक करे। तो यहां पे आपको इंप्लाइड कंडीशन मिल जाएगी। और आगे लाइन देखिए, एज रिगार्ड डिफेक्ट विच इज एग्जामिन ऑट टू हैव रिवील्ड, अगर आपके एग्जामिनेशन से वो कर लेते और ऑट टू रिवील यानी कि वो आपको दिख जाता, तो फिर आपको इंप्लाइड कंडीशन नहीं मिलती। In spite of examination, if the goods have certain latent defect, there is no examiner could reveal the implied condition remain. Latent और patent defect याद आ रहा है, आपकी आंखों से अगर आप कोई डिफेक्ट नहीं पकड़ सकते फिर तो इंप्लाइड कंडीशन मिलनी है, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल पढ़िए इसमें।
भाई वैसे तो हम ये मानते हैं कि चेक करके लगाएंगे, हम तो एक एग्जांपल बना रहे हैं कि भाई मान लीजिए गुड्स आ गए और आपने लगा भी दिए, तो आप कौन सा केस कर सकते हो, फिट फॉर द पर्पस वाला, कि आपने गलत हो गया हमसे, ठीक है। क्या हुआ इसमें, कलर टीवी खरीदा है भैया, तो जब आपने कोई टीवी खरीदा है तो आप ये मान के खरीदते हो कि अभी तो खरीद के लाया हूं, सब कुछ सही होगा और इसमें अपने आप में वैल्यू होगी, लेकिन वो तो आने के बाद ही डिफेक्टिव निकला, और डिफेक्टिव निकलने के बाद आपने टेक्नीशियन को दिखा लिया, वो भी उससे भी सही नहीं हो रहा, तो फिर क्या करूं, सर आपका टीवी वैल्यू नहीं रख रहा जितनी मैंने दिया है, तो वापस लो, या तो दूसरा दो, या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, ठीक है, सिंपल बात। तो implied consumer market that dealer will have to take back the defective TV and refund the amount, ठीक है। ये हॉर्न वाला एग्जांपल भी आ गया, देखो, एक्स ऑर्डर मोटर हॉर्न फॉर अ मैन्युफैक्चर, ठीक है, हॉर्न सप्लाइड आर डिफेक्टिव, मजा नहीं आ रहा, क्या लिखेंगे, ट्रक की जगह बाइक के हॉर्न, ठीक है, तो इज एक्स एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द अनमर्केंटेबल, तो वो अनमर्केंटेबल हो गए और वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये हमारी एक और कंडीशन पूरी होती है मर्केंटेबिलिटी की। इसके बाद आता है जी हमारे पास नेक्स्ट, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पढ़िए, कुछ याद आ रहा है, वहां में और यहां में क्या फर्क है, वहां पे सेल प्लस डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे सिर्फ सैंपल। तो इंडिया में कुछ गुड्स होते ही ऐसे हैं जो सैंपल दिखा के, डिस्क्रिप्शन नहीं, सिर्फ सैंपल दिखा के बेचे जाते हैं। तो आप तीन कैटेगरी बना लो, एक गुड जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन से बिकेंगे, एक गुड जो सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन से बिकेंगे, एक सौ सिर्फ सैंपल से बिकेंगे, लेकिन तीनों का रिजल्ट एक ही है भैया, वो सैंपल से मैच करना चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए, और वो सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। वो तो वहां पे दो है ना, कोई वो तो मानेंगे हम, भाई दो चीजें थी, उनमें से एक भी मैच नहीं होगा जाएगा, जिसमें है ही एक ही, उसमें एक मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे सैंपल से बेचा था तो सैंपल मैच होना चाहिए। चलिए एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे भी कौन सी चीजें इंडिया में जो सैंपल दिखा के बेची जाती हैं। बेस्ट एग्जांपल, वीट या ग्रेन्स, कोई से भी ग्रेन उठा लो, वीट, राइस, ये जब आप बोरियां खरीदते हो, एक वीट आप जब खरीदने जाते हो, तो ये ए वीट की एक बोरी खरीदने गया भैया डीलर के पास, बी के पास, तो 100-100 किलो की बोरियां रखी हुई होती हैं, तो इस ए ने कहा जी बढ़िया क्वालिटी के क्या दे दो, वीट दे दो, बी को बोला, ठीक है। तो देखना आप कभी भी आप कहीं जाओ, वो है ना एक बोरी में थोड़ा छेद करके और थोड़े से गेहूं निकालता है, ठीक है, और आपके हाथ में रख देगा, सर ऐसा दाना आएगा गेहूं का, देख लो, ठीक है। तो बी ने भी ऐसा ही किया, बी ने एक सैंपल निकाला एक बोरी में से, और वो सैंपल इसके हाथ में रख दिया, और इससे कहा जी सर देख लो क्या ये दाना आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा वीट का दाना आपको इस बोरी में मिलेगा, ठीक है। तो उसने कहा हाँ नहीं अच्छा लग रहा है, दे दीजिए। बताइए क्या मान के ले रहा है ए कि जैसा वीट की क्वालिटी और दाना दिखाया गया है वो सारा इस बोरी में मिलेगा, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता उसने उस साइड पे दाने अलग और आगे अलग भरे हुए हो सकता है, नीचे की बोरी में थोड़ा सी लेयर अच्छे दानों की लगा दी और बाकी सारा खराब भर दिया, ठीक है। तो जो निकाल के दिखाया वो अच्छा निकला, बाकी का खराब निकलेगा, लेकिन आप तो क्या मान के ले रहे हो कि जैसा सैंपल में दिखाया वैसा इसमें मैच करना चाहिए। जब आपने घर पे जाकर के इसने वो बैग खोला और बैग में देखा कि ये तो अलग अलग टाइप के वीट निकल रहे हैं, तो किसकी कंडीशन टूट गई, सैंपल की, और टूट गई तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो इंडिया में। इसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है कि जी आपका सैंपल से मैच करना चाहिए, ये अपने आप है, अगर आप सैंपल से कोई चीज ले रहे हो तो सैंपल से मैच ही करनी चाहिए। चलिए अब पढ़िए इसको। When the goods supplied according to a sample agreed upon, the following condition is implied. पहला, the bulk shall corresponded with sample, पूरा बल्क सैंपल से मैच करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, द बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द गुड्स। अरे भाई आप वो लेके गया है तो उसको आप ये बोलोगे ना भाई सैंपल से मैच करके देख लेना सर अगर कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा हम डीलर बोलते हैं। आज आपको कोई मैं सैंपल दे रहा हूँ, उसको आप मैं सैंपल देने के बाद आपको बोलूंगा भाई एक बार देख लेना घर पे, अगर कोई दिक्कत हो तो रिटर्न कर लेंगे, तो उसको आपने क्या दे दी है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। वो वर्ड बढ़ गया था ना, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस। अरे भाई मुझे इंस्पेक्शन की अपॉर्चुनिटी तो दो कि जो गुड्स आए हैं वो मेरी चीजों से मैच भी करते नहीं करते, तो वो भी यहाँ पे आपको मिलना चाहिए, ठीक है। और गुड्स किससे फ्री होने चाहिए, आ गया वर्ड लेटेंट डिफेक्ट, जिसको नाम भी आज आपको क्लियर हो गया, हिडन डिफेक्ट। अच्छा मान लो जी ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसके अंदर ऐसे कुछ डिफेक्ट हैं जो आंखों से दिखते ही नहीं है,
तो फिर वहां तो मुझे सैंपल की कंडीशन मिलनी ही मिलनी है। जब मैं यूज करूंगा, जब मैं उसको बनाऊंगा, जब मैं उसको उसके प्रैक्टिकल एक्सपोजर में लेके आऊंगा, तब पता पड़ेगा। अभी आंखों से तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल लेटेंट डिफेक्ट। अब ये देखो, अब ये नई कहानी पे चला गया। लेटेंट डिफेक्ट का मीनिंग बता रहा है, वो हमने पता है, आपको दोनों वर्ड मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं। पेटेंट डिफेक्ट जो आंखों से दिख जाए, लेटेंट डिफेक्ट जो नॉर्मल आंखों से सर्च आउट करने के बाद नजर नहीं आता, ठीक है। तो देखिए आप पढ़ लीजिए डेफिनेशन। डिफेक्ट विच विल नॉट बी अपेरेंट, जो दिखेगा नहीं ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल, सैंपल को देखने के बाद भी ये नजर नहीं आएगा। एंड दैट कैन बी डिस्कवर्ड ओनली, ये सिर्फ कब पता पड़ेगा, यूज करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। इफ द डिफेक्ट इज इजीली डिस्कवरेबल, अगर ये डिस्कवर हो जाता है इजीली, एंड द बायर टेक डिलीवरी आफ्टर इंस्पेक्शन, फिर से पॉइंट बनाइए, अगर ये बहुत ही आसानी से आंखों से दिख सकता था और तूने इंस्पेक्शन करने के बाद चीज ली है, तो फिर ये सैंपल की कंडीशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब तूने बोरी खुलवा के देखी थी, सैंपल देख के नहीं लाया। उन्होंने कहा जी मुझे तो पूरी बोरी दिखाओ, फिर मेरे को वापस भर के दो इसमें। कर लिया ना तूने इंस्पेक्शन, अब सही निकल गया, अब जाके घर पे खराब निकल रहा है तो अब नहीं आ सकता तू। तो कब आएगा, जब से सैंपल पे ट्रस्ट करके तू चीज घर पे लेके गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक नया रूल बना लेते हैं भैया। बताइए, अगर आपके गुड्स में पेटेंट डिफेक्ट है और आपने एग्जामिनेशन कर लिया, आपको पेटेंट डिफेक्ट पकड़ में नहीं आया, क्या आप सैंपल की कंडीशन ले सकते हो? नहीं। लेकिन आपने एग्जामिनेशन किया और गुड्स में लेटेंट डिफेक्ट था, तो क्या मैं सैंपल की कंडीशन ले सकता हूं? ठीक है, बात समझ में आती है। पेटेंट डिफेक्ट पे नहीं मिलता, लेटेंट डिफेक्ट पे मिलता है, ठीक है। तो लाइन देखिएगा, अ सेल बाय सैंपल where the term is content express implied to the effect of the section of the goods were sold by sample, that should not be latent defect, आ गया वर्ड, जो कि उसको अनमर्चेंटेबल कर दे, ठीक है। तो आपका पेटेंट डिफेक्ट होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेटेंट डिफेक्ट होगा तो मैं सीधा सैंपल की कंडीशन लेने आपके पास आ जाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सा फाइनल रिजल्ट क्या निकला, चीजें सैंपल से मैच करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने सैंपल के साथ इंस्पेक्शन भी कर लिया है तो ये कंडीशन नहीं मिलेगी, लेकिन फिर से अगर लेटेंट डिफेक्ट होगा तो कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी 6th टाइप की कंडीशन। लास्ट हमारे पास कंडीशन आती है इंप्लाइड होलसमनेस। यहाँ पे हमारे पास बड़ा है होलसमनेस, और ये अगर आपके लिए नया वर्ड है तो होलसमनेस किसे कहते हैं, जब भी ये सिर्फ और सिर्फ लगता है किस पे, फूड स्टफ्स पे, खाने वाली चीजें, ठीक है। और खाने वाली चीजों को के लिए होलसमनेस का मतलब क्या, ये क्या होनी चाहिए, ईटेबल कंडीशन में। मतलब मैं होलसमनेस का कह रहा हूं कि इतनी अच्छी क्वालिटी तो उसकी हो कि वो इंसान के खाने लायक हो, उसे कहते हैं होलसमनेस। जब भी आप कोई फूड स्टफ खरीद रहे हो तो वो फूड स्टफ जब आप निकालोगे तो वो ईटेबल कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो आपने होलसमनेस दिया, लेकिन अगर ईटेबल कंडीशन में नहीं था वो, तो आपकी होलसमनेस कंडीशन टूट गई। हाँ, फिर से वापस क्लियर करूं, ईटेबल किसके लिए, ह्यूमन बीइंग, नॉट फॉर एनिमल्स। आप घर में जो ब्रेड खराब हो जाती है वो कुत्ते को खाने के लिए दे देते हो, डॉग खा लेता है, उसको कुछ नहीं होता, आप खाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हम पुरानी पड़ी हुई रोटी गाय को खाने के लिए दे देते हैं, आपको नहीं खा, आप नहीं खा सकते, वो खा सकते हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो अलग है, आपका सिस्टम अलग है। तो हम एनिमल्स के खाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के खाने के लिए चीजें ईटेबल कंडीशन में होनी चाहिए। बेस्ट एग्जांपल, आप मार्केट से ब्रेड खरीदने गए, ठीक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता किसी के दुकान पे 4-5 दिन से ब्रेड नहीं बिकी है, तो उसने कहा यार ये निकालो ब्रेड, ठीक है। अब अभी ऊपर से देखने पे तो पैकेट है, पता ही नहीं लग रहा कि अंदर ब्रेड में क्या है, लेकिन आप घर पे लेके गए तो उस पर फफूंद लगी हुई है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा खराब सा स्मेल आ रहा है उसके अंदर। तो क्या हो गया, इसका मतलब वो ब्रेड ईटेबल कंडीशन में नहीं है और आपकी होलसमनेस की कंडीशन टूट गई, आप जाकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है, आजकल तो पैक्ड फूड आते हैं तो ऊपर से पता थोड़ी पड़ रहा है कि अंदर क्या है, ठीक है। तो आपने कोई चिप्स विप्स खरीदे हो, कभी कभी कोई कुरकुरे खरीदे हो, ऐसा कुछ वाकया नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो खुद ही सड़ी चीज है, पहले सड़ी चीज खा रहे हो तो इससे सड़ा क्या, ठीक है। पर मान लीजिए कहाँ कहाँ होता है ऐसा जहाँ पे नेचुरल चीजें जैसे स्वीट मिठाई खराब आ सकती है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही, ये आप लेने गए हो, ये खराब आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन आपकी खराब हुई है सिर्फ और सिर्फ आपको फूड स्टफ पे लगानी है, ठीक है। और इसके लिए आप होलसमनेस की कंडीशन मांग सकते हो। फटाफट से पढ़िए, पहला वाला लाइन पढ़ लीजिए,
आ गया हमारे पास फूड स्टफ और ईटेबल, ठीक है। और देखो मेन वर्ड आ गया फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। अब इसमें जो एग्जाम्पल आया हुआ है वो पढ़ के बताइए क्या हो गया इसमें। अब देखो उसने मिल्क भी किसको पिलाया, अपनी वाइफ को, खुद नहीं पिया, ठीक है। अब ये केस थोड़ा दूसरे तरफ भी घूम सकता था कि तू मारना ही चाहता था सर, ठीक है। लेकिन अगर अपन नॉर्मल कंडीशन में लें तो आप एक मिल्क लेके आए हो जिसके अंदर जर्म्स थे और वो जर्म्स का मिल्क पीने की वजह से किसी की डेथ हो गई, तो क्या इसके बदले में डैमेज भी क्लेम होंगे? और मैं कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कराऊंगा इसे ही, बट डैमेज भी क्लेम करूंगा, ठीक है। और चलो इतनी बड़ी बात भी ना करें, डेथ ना हुई होती, सिर्फ उसको खाने से कुछ आपका तबियत खराब हो गया था, इंजरीज हो गई होती, या आपको हॉस्पिटलाइज हो गए होते आप, तो उसका पैसा प्लस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल दोनों होता, ठीक है। चलिए ये हो गई भैया टोटल 7 कंडीशन, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हमारी पहली कंडीशन का नाम बताइए जी। इम्प्लाइड कंडीशन, एक लाइन में इम्प्लाइड कंडीशन टाइटल क्या बोलता है? हाँ क्या बोलता है? ओनरशिप उसी की होनी चाहिए जो सेल कर रहा है। अगर किसी और की निकली, अगर किसी और की निकली तो कंडीशन टूट गई और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। हाँ सर, कौन सा वाला? फूड वाला पहले अभी टाइटल पे चल रहे हैं, वो वापस आने दे पहले। ये टाइटल वाला है क्या कुछ इसमें? नहीं, पहले वापस आ रहे हैं उस पर। हाँ जी बताइए नेक्स्ट कंडीशन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है? जैसा डिस्क्रिप्शन में लिखा है वैसा मैच करना चाहिए, नहीं तो कंडीशन टूटेगी। इसके पीछे रूल क्या काम कर रहा है? अगर आप पीस बेचने की बोल रहे हो तो बीन्स नहीं बेच सकते, ठीक है। अगर आपने सेल वेज एज वेल एज डिस्क्रिप्शन की कंडीशन रखी है तो क्या होगा? दोनों से मैच करना चाहिए, दोनों से मैच नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। क्वालिटी एंड फिटनेस की नॉर्मली कोई कंडीशन नहीं मिलेगी, लेकिन कभी कभी मिलेगी जब आप 3 कंडीशन पूरी करो। एक तो आपने पर्टिकुलर पर्पस बताया, एक आपने उसके स्किल जजमेंट पे रिलाय किया, और उसका कोर्स ऑफ बिजनेस भी वही है, तो फिर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पेटेंट और ट्रेड नेम से चीजें लोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मर्केंटेबिलिटी की कंडीशन कहती है कि आपकी चीज सेलेबल कंडीशन में और फिट फॉर द पर्पस होनी चाहिए। अगर खरीदने के बाद वो सेलेबल कंडीशन में नहीं मिलती है तो आपने फिर से एक कंडीशन तोड़ी, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने सिर्फ सैंपल से कोई चीज खरीदी है और वो उस सैंपल से मैच नहीं कर रही है तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होंगे, लेकिन इसमें लेटेंट और पेटेंट डिफेक्ट काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे होलसमनेस, अगर आपने कोई फूड स्टफ खरीदा है खाने के लिए और वो ईटेबल कंडीशन में नहीं है या फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है तो वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। हाँ सर अब बताएं। हाँ नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उसमें नहीं आ सकता, मैं कह रहा हूं इसमें यही आएगा। सैंपल में तो हमने कोई क्राइटेरिया रखा ही नहीं ना। सैंपल में तो कुछ भी हो सकता है, सैंपल में तो आपने मिठाई का सैंपल खा के देखा, ठीक है, तो आपकी मिठाई वैसी निकलनी चाहिए, तो आप सैंपल का भी करो। लेकिन सैंपल और होलसम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम सैंपल में ये नहीं कह रहे कि वो खाने लायक कंडीशन में नहीं है, अरे भाई सैंपल से मैच नहीं कर रही। यहां तो हम बोल रहे खाने लायक कंडीशन में मिठाई नहीं है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने जब मुझे सैंपल दिखाया था मिठाई का तो उस पर काफी अच्छा आपने पिस्ते की गार्निशिंग की हुई थी, ठीक है, केसर के 2-4 लच्छे लगाए हुए थे उसके ऊपर। लेकिन जो आपने मेरा डिब्बा खोल के देखा तो वो तो नॉर्मल आधी आधी कटी कटी मिठाई है, टूटी हुई है। हो सकता है क्या? हो सकता है ना? अरे हो सकता है। तो आप कहोगे ना कि सर ये तो सैंपल से मैच, खाने लायक में तो अच्छी लग रही है सर। फिर बहुत अच्छा एग्जांपल, लड्डू दिखाए थे बढ़िया अच्छे लड्डू, अंदर डिब्बे में निकले टूटे हुए। उन्होंने कहा सर देखिए सर, खाने में तो मैं ऐसे खा जाऊंगा, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सैंपल है तो सैंपल अलग चीज है, ये अलग चीज है। हमने उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लिया, इसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया है, खाने लायक कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी अभी हमारे पास कंडीशन कंडीशन सारी पूरी हो गई हैं। आप बोलेंगे तो वारंटी भी, अभी रुकते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पहले आप वो बता दें।